हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्यारे सी चैनल केमिस्ट्री सखा में। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के जो आज के वीडियो लेक्चर की हम बात करें तो इसमें हम डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को, मतलब उनको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को, और इसके साथ में एक और टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो ये लेक्चर बहुत बड़ा नहीं होने वाला है, छोटा सा ही लेक्चर होगा। दो छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, दोनों हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद बस एक आखिरी लेक्चर होगा जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे मेटल कार्बोनाइल मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को। वहाँ पे मेन है मेटल कार्बोनाइल्स। वो थोड़ा सा लेक्चर बड़ा होगा और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपने पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो बेटा आप जाइए प्लेलिस्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे, वहाँ पर आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे सीक्वेंस में, या फिर आप इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर भी आपको पुराने वीडियो लेक्चर्स के लिंक्स मिल जाएंगे। तो बेटा बात चल रही थी कि कौन से फैक्टर्स हैं, या हम एक्चुअली जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। देखो बेटा, पहले तो आपको बता दें स्टेबिलिटी को मेज़र करने के लिए एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टेबिलिटी कांस्टेंट। सपोज दैट ये एक कॉम्प्लेक्स है, दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं इसको। हमने एक कॉम्प्लेक्स लिया, कॉम्प्लेक्स हमारा है ये CuNH3 4 बार, ठीक है भैया। इस पे चार्ज है +2। तो ये मान के चले कि ये बना कैसे होगा। बना होगा बेटा इस तरीके से, इसको माना गया है कि Cu+2 और इसके साथ ये 4 अमोनिया लिगेंड्स इस तरीके से, और ये बन गया। यहाँ का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा इसको हम फॉर्मेशन कांस्टेंट भी कहते हैं या स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। स्टेबिलिटी कांस्टेंट, या क्या बताया था आपको, या इसको हम बोलते हैं ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। इसको दिखाते हैं बीटा से। तो बीटा इज इक्वल टू होगा क्या, ये होगा CuNH3, ये 4, इस पे चार्ज है +2, इसका इसकी कॉन्सेंट्रेशन आएगी इस तरीके से हमने दिखा दिया। अपॉन क्या होगा, अपॉन होगा Cu+2 ये कॉन्सेंट्रेशन इनटू अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन की पावर कितनी हो जाएगी 4, ये होगा। तो बहुत सीधी सी बात होती है। आप क्या करेंगे, आप हेडिंग डालेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, फिर आप कहेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इज कंपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। फिर आप ये एग्जांपल दिखा देंगे इस तरीके से, ये लिख देंगे ये होता है स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अगर ये ज़्यादा है इसका मतलब ये ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ, ये रिएक्शन कहाँ चली जाएगी, फॉरवर्ड। मोर स्टेबल होगा तभी फॉरवर्ड जाएगी, और ये ज़्यादा होगा उस केस में। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे मोर द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट या फॉर्मेशन कांस्टेंट, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज़्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अरे भैया यहाँ पर जो बीटा की वैल्यू होती है वो 10⁻30 10⁻45 में भी होती है। तो आप यहाँ से सोच के देखिए कितने ज़्यादा स्टेबल होते हैं एक्वस सोल्यूशन में, मतलब ये इधर की तरफ नहीं जाते हैं। अगर आप पानी में इसको डालोगे तो लिगेंड्स और मेटल्स के बीच जो लिगेंड्स और मेटल के बीच जो बॉन्ड होता है वो टूटता ही नहीं है। ये रिएक्शन इधर की तरफ नहीं जाती है, इधर की तरफ जाती है। स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, एक चीज़ हम यहाँ पर आपको और बताना चाहेंगे, यहाँ से इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आ चुका है। हम चाहते तो इसको स्टेप वाइज भी फॉर्म कर सकते थे। स्टेप वाइज कैसे फॉर्म करते जरा ध्यान दीजिएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे व्हेन फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इज कंसीडर्ड स्टेप वाइज। स्टेप वाइज अगर आप देखोगे तो आप क्या करोगे, Cu+2 अमोनिया का एक मॉलिक्यूल लिया जाएगा,
एक मॉलिक्यूल लेंगे तो यहां पर बनेगा Cu प्लस Cu NH3 एक बार दिखा दिया, और हमने यहां पर ये +2 चार्ज दिखा दिया। तो यहां पर इस वाली रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हालांकि वो फॉर्मेशन कांस्टेंट ही होगा, उसे हम K1 कहेंगे। K1 क्या होगा? Cu NH3 एक बार ही है, ये +2 इसकी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन होगा कॉपर +2 इंटू यहां पर आएगा ये अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन। अब ये स्टेप 1 हो गया, स्टेप 1 का ये हो गया कांस्टेंट। अब अगर हम स्टेप 2 की बात करें तो स्टेप 2 में क्या होगा? स्टेप 2 में हम इसमें अमोनिया का एक मॉलिक्यूल और जोड़ेंगे। इसको हमने स्टेप 1 या इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अगर 2 मान के चलेंगे तो Cu NH3 एक बार है, ये +2 चार्ज है, प्लस अमोनिया यहां पर हो जाएगा Cu NH3 दो बार +2। यहां पर हम क्या करेंगे? K2 निकालेंगे। K2 होगा +2 अपॉन Cu NH3 ये इंटू अमोनिया, इस तरीके से ये आ जाएगा बेटा। अब हम क्या करेंगे? ऐसे ही करके स्टेप 3 लेंगे। स्टेप 3 में रिएक्शन नंबर 3 आ जाएगी। स्टेप 4 लेंगे, स्टेप 4 में रिएक्शन नंबर 4 आ जाएगी। देखो रिएक्शन नंबर 3 क्या होगी समझना। 3 में हम ये चीज जो बनी है ये यहां पर लेंगे, प्लस अमोनिया करेंगे, और यहां जो बनेगा वहां अमोनिया के 3 मॉलिक्यूल होंगे। फिर अमोनिया के 3 मॉलिक्यूल वाला यहां लेंगे, फिर अमोनिया लेंगे, और उसके बाद ये बन जाएगा फाइनली। तो होता क्या है, अब इस तरीके से जो यहां पर ये 4 रिएक्शंस बन जाएंगी, यहां का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 हो जाएगा, यहां का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो जाएगा? फॉर्मेशन कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K4 हो जाएगा। तो जब हम बात करें 1 + 2 + 3 + 4, मतलब जो इक्वेशंस बनेंगी जाके, ये जो हमने लिखी हैं इक्वेशंस, इनको हम जोड़ेंगे तो हमें ये वाली इक्वेशन मिलेगी, ये नेट इक्वेशन मिलेगी। इसको हम क्या कह देते हैं यहां पर हम नेट फॉर्मेशन रिएक्शन हमने कह दिया। तो जब आप इक्वेशन 1 2 3 4 को जोड़ोगे तो यहां पर आपको क्या मिलेगी? नेट फॉर्मेशन रिएक्शन। तो ये बात आपको 11th से पता होनी चाहिए। जब कुछ इक्वेशंस को जोड़ देते हो उसके बाद कोई नई इक्वेशन मिलती है, तो जो नई इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, वो जो जोड़ी गई इक्वेशंस हैं उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करके लाया जाता है। मतलब इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बीटा होगा वो इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स K1 K2 K3 K4 को मल्टीप्लाई करके लाया जाएगा। यानी बीटा क्या होगा? बीटा होगा K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4। ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट होता है या प्लस नहीं होता है। अगर प्लस में सेलेक्ट करना है तो लॉग ले लो आप, क्योंकि जो मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, जो टर्म्स मल्टीप्लाई में होते हैं, जब उनका हम लॉग लेते हैं तो लॉग किस में आता है? लॉग A इंटू बी क्या होता है? लॉग A प्लस लॉग B होता है। तो यहां पे अगर आप करोगे तो लॉग बीटा इज इक्वल टू निकल के आएगा लॉग K1 प्लस लॉग K2 प्लस लॉग K3 प्लस लॉग K4। तो ये चीज आपको बतानी थी क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो टॉपिक हमारा है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को मेजर करने के लिए या कंपेयर करने के लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट या फॉर्मेशन कांस्टेंट दिया गया है। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट या फॉर्मेशन कांस्टेंट ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो अगर हम क्या करें, व्हेन फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इज कंसीडर्ड स्टेप वाइज, तो हर स्टेप का एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फॉर्मेशन कांस्टेंट होगा। जब हम उनको जोड़ेंगे तो नेट इक्वेशन मिलेगी। इसलिए जो ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट या ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट होगा वो इनके मल्टीप्लाई के बराबर होगा। तो ये तो हमने एक आपको
मेजरमेंट के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी की। तो उसके लिए रब करते हैं, फिर बताते हैं। तो बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में पहला फैक्टर आप लिखिएगा चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। ये ऑब्जर्व किया गया है कि अगर सेंट्रल मेटल पर चार्ज ज़्यादा होता है तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो आप सीधे सीधे यही लिखिएगा सेंट्रल मेटल इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। मतलब ऐसा कुछ कंपेयर करने को अगर आ जाए कि आयरन +2 में ज़्यादा स्टेबल बनाएगा कॉम्प्लेक्सेस या +3 में, तो हमारा आंसर होगा कि जब आयरन +3 में होगा तो ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा। ये पहला हो गया फैक्टर। तो चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल हो गया। चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल में ही एक चीज़ और आप देखिएगा, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल से नहीं है, इनफैक्ट उसको हम दूसरा फैक्टर डाल के नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल कह सकते हैं, नेचर भी नहीं कह सकते हैं। एक ऐसे ही रैंडमली इसी में आप लिख लो एक नोट डाल के, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आपने जहाँ पे लिखा था साइंटिस्ट हुआ करते थे, आप नोट डाल के लिखिएगा। साइंटिस्ट का नाम था विलियम्स एंड इरविंग, ये 2 लोग हुआ करते थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सीरीज दी मेटल्स की और उसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर थी वो सेम थी। मेटल्स की ऑक्सीडेशन नंबर सारे मेटल्स +2 में थे और इन्होंने कहा कि बस यहाँ से यहाँ जाते हैं तो इनके जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं उनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो बढ़ती है। तो लिखिएगा विलियम्स, इरविंग एंड विलियम्स या विलियम्स एंड इरविंग, कुछ भी लिख लो, इरविंग एंड विलियम्स observed that the stability of divalent metal ions, stability of complexes of divalent metal ions of the first transition series is in the following order। और उन्होंने ये ऑर्डर दिया था, अगर मैग्नीज से शुरू किया था, 3D सीरीज ली थी, अगर Mn+2 में है उससे ज़्यादा स्टेबल, Mn के बाद आता है क्रोमियम मैग्नीज के बाद आयरन आएगा, आयरन +2 में उससे भी ज़्यादा, आयरन के बाद कोबाल्ट आता है, कोबाल्ट के बाद निकिल आता है, निकिल के बाद कॉपर आता है और कॉपर के बाद आता है जिंक। तो इन्होंने ये एक सीरीज दी, कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, लेकिन बस मैंने आपको इसलिए लिखा दी कि आपसे पूछा जा सकता है इरविंग एंड विलियम्स सीरीज है क्या, तो इसलिए मैंने आपको लिखा दिया। ठीक है बेटा, तो ये एक सीरीज है। ये तो हो गया चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल, और उसी में हमने ये एक पॉइंट लिख लिया, हालांकि ये चार्ज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। जो दूसरा फैक्टर है वो है नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल। नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल बेसिकली क्या हुआ, ये एक ऑब्जर्वेशन है। ये भी ऑब्जर्वेशन ये है कि मेटल्स को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया। एक होते हैं क्लास ए एक्सेप्टर्स और दूसरे होते हैं क्लास बी एक्सेप्टर्स। ये ऑब्जर्वेशन पर ही बेस्ड है, कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे। ये देखा गया कि अगर बात की जाए फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप और ग्रुप नंबर 3 to 6, अगर इसके मेटल्स हैं तो उनके कॉम्प्लेक्सेस ज्यादा स्टेबल तब होते हैं जब लिगेंड का डोनर एटम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन होता है। और अगर इसके अलावा इसके साथ में वो भी हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी हैं। और अगर ट्रांजिशन मेटल ग्रुप नंबर 7 से लेकर 12 तक का है, मतलब इधर वाले राइट हैंड साइड वाले हैं, राइट वाले हैं, तो ऐसे केस में कॉम्प्लेक्सेस की जो स्टेबिलिटी होती है वो तब ज्यादा होती है जब लिगेंड का डोनर एटम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन फैमिली के हैवियर मेंबर्स होते हैं, मतलब नीचे वाले मेंबर्स होते हैं। तो लिखिएगा आप लोग लिखेंगे मेटल आयंस आर ग्रुप्ड इनटू 2 क्लासेस, grouped into 2
क्लासेस। पहला है क्लास ए एक्सेप्टर्स। क्लास ए एक्सेप्टर्स में लिखिएगा इसमें कौन कौन से हैं। इसमें जो हैं, हालांकि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के मेटल्स बनाते ही नहीं है कॉम्प्लेक्स, लेकिन फिर भी अगर बनाएं तो मेटल्स ऑफ ग्रुप 1 2 ये हैं। दूसरा ट्रांजिशन मेटल्स ऑफ ग्रुप 3 to 6 और इनर ट्रांजिशन मेटल्स, ये 3 आते हैं। लिखिएगा मेटल्स ऑफ ग्रुप 1 and 2, कॉमा ट्रांजिशन मेटल्स ऑफ ग्रुप 3 to 6 एंड इनर ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म स्टेबल complexes, form more stable complexes when the donor atoms of the ligands are नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तब आप देखेंगे क्लास बी एक्सेप्टर्स। क्लास बी एक्सेप्टर्स में आप लिखिएगा ट्रांजिशन मेटल्स ऑफ ग्रुप आफ्टर ग्रुप 7, ट्रांजिशन मेटल्स आफ्टर ग्रुप 6, मतलब ग्रुप 7 से लेकर 12 तक। ट्रांजिशन मेटल्स आफ्टर ग्रुप 6 फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस व्हेन डोनर एटम्स ऑफ लिगेंड्स आर हैवियर मेंबर्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन फैमिली। ये दूसरा हो गया नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल। तीसरा है, लिखिएगा बेसिक कैरेक्टर ऑफ लिगेंड। तो इसमें आप लिखेंगे विद इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इंक्रीजेस। हालांकि ये पॉइंट गलत पाया गया, क्योंकि अगर हम बात करें मेटल कार्बोनाइल्स की तो इतने ज़्यादा स्टेबल होते हैं, बाकी होते ही नहीं है कॉम्प्लेक्सेस इतने ज़्यादा स्टेबल। और जबकि CO आपको पता होगा बिल्कुल भी बेसिक नहीं होता है, एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। वहाँ की वजह अलग है, वहाँ पर बैक बॉन्डिंग होती है वजह, पाई बॉन्ड भी वहाँ पर सिग्मा और पाई दोनों बनते हैं, ये वजह होती है, वहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन जो फैक्टर्स हैं वो हम आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट फैक्टर आप लिखिएगा, नेक्स्ट फैक्टर है, ये तो फैक्टर नंबर 2 हो गया था। फैक्टर नंबर 3 में आप लिखिएगा चिलेशन। देखो चिलेशन क्या होता है, जैसे ये सेंट्रल मेटल है और अगर कोई लिगेंड है वो बाइडेंटेट या ट्राइडेंटेट मतलब मोनोडेंटेट से ऊपर है। जैसे आप EN की बात कर लो, EN का मतलब इथाइलिन डाइअमाइन, तो EN में क्या होता है, ये NH2 होता है, लोन पेयर नाइट्रोजन से आता है, फिर क्या होता है ये CH2 होता है, फिर यहाँ पर क्या होगा CH2, फिर होगा यहाँ पर NH2। इस तरीके से जब बाइडेंटेट या इससे ऊपर पॉलीडेंटेट लिगेंड्स कोऑर्डिनेट करेंगे सेंट्रल मेटल के साथ तो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, रिंग बनेगी। इस रिंग को कहा गया चिलेट रिंग या चिलेट, चिलेट रिंग या चिलेट। ऐसे लिगेंड्स को बोला जाता है चिलेटिंग लिगेंड्स। और ये जो प्रोसेस होती है ये चिलेशन होती है, और इससे ये देखा गया है कि कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसको हम कहते हैं चिलेटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो लिखिएगा व्हेन बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स कोऑर्डिनेट विद सेंट्रल मेटल, when bidentate or polydentate ligands coordinate with central metal, ring is formed called chilate or chilate ring, chilate or chilate ring, गलत लिखी, called chilate or chilate ring, कॉमा लगा के these ligands are chilating ligands। फिर this process is chilation, this process is chilation, फुल स्टॉप के बाद लिखिए ड्यू टू चिलेशन स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज हाईली इंक्रीज्ड कॉल्ड एज चिलेट इफेक्ट। आखिरी एक फैक्टर और लिख लीजिए फोर्थ, हालांकि है नहीं आपके सिलेबस में, लिख लीजिए मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट।
मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट में आप लिखिएगा, इफ द लिगेंड्स हैपन्स टू बी मल्टीडेंटेट एंड साइक्लिक विदाउट एनी स्टेरिक इफेक्ट, कॉमा लगा के, द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज फर्दर इंक्रीज्ड, दिस इज कॉल्ड मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। मतलब पॉलीडेंटेट है, बहुत सारी रिंग्स बन रही हैं, इस तरीके से बहुत सारी रिंग्स बनती हैं, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं लगना चाहिए, मतलब आपस में वो रिपेल ना करें, ऐसा ना हो कि एक ही स्पेस के लिए दो दो चीजें लड़ रही हों, तो ऐसे केस में भी स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है, जिसको हम कहते हैं मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। जो कई लिगेंड्स हैं ऐसे जो आपके कोर्स में नहीं हैं, वो इस इफेक्ट को शो करते हैं। तो ये हमने स्टेबिलिटी को पढ़ लिया। यहाँ पर एक छोटी सी हेडिंग हम लोग और पढ़ेंगे जिसका नाम है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। एक साइंटिस्ट थे सिज्विक नाम के, उन्होंने ये टर्म दिया था, और उन्होंने क्यों दिया था आपको ये बता दें। बॉन्डिंग को समझाने के लिए, कॉम्प्लेक्सेस में बॉन्डिंग को समझाने के लिए उन्होंने अपना एक एजम्पशन दिया था। क्या बताया था अभी आपको हम बताएंगे, पहले हम आपको ये बता दें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता क्या है। तो आपकी नेक्स्ट जो हेडिंग पड़ रही है वो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को जनरली हम लोग EAN से दिखाते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। EAN इज इक्वल टू होता है Z माइनस OS प्लस 2 इंटू CN। Z है यहां पर एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, CM लिख दिया है शॉर्ट में। OS है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल, और CN है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल इन द कॉम्प्लेक्स। ये होता है जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये भी कॉम्प्लेक्स में ही होगी। एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। एग्जाम्पल है K4FeCN6। अगर हम इसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालें EAN, किसका, ऑफ आयरन, आयरन का निकालें तो निकल के कितना आएगा। देखो आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, और जब आप यहां पर आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, जो कि मैं आपको कई बार निकलवा के दिखा चुका हूं, -2, और प्लस क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है 2 इंटू 6। तो ये जब आप करोगे 26 से 2 माइनस करोगे 24 प्लस 12 होगा, ये कितना हो जाएगा 36। दरअसल सिज्विक नाम के साइंटिस्ट ने एक रूल दिया था जिसको हम कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। उन्होंने ये कहा था कि केवल वही कॉम्प्लेक्सेस स्टेबल होंगे जिनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जैसे सेंट्रल मेटल अगर 4th पीरियड का है तो 4th 3D सीरीज के जितने भी सेंट्रल मेटल ये D ब्लॉक वाले आएंगे, 3D सीरीज वाले जिनमें 3D का यूज होता है, वो 4th पीरियड के होते हैं। और 4th पीरियड की जो इनर्ट गैस होगी क्रिप्टॉन 36, तो इन्होंने कहा था कि कॉम्प्लेक्स तभी स्टेबल होगा जब उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, उसी पीरियड की जो करेस्पॉन्डिंग, उसी पीरियड को बिलोंग करने वाली जो इनर्ट गैस है उसके एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाएगा। तो ये एक रूल होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। कभी भी आपके यहाँ 12th बोर्ड में तो पूछा जाने वाला है ही नहीं, इसलिए मैं आपको सिस्टमेटिकली ये लिखा नहीं रहा हूँ। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकलेगा ये मैंने आपको सिखा दिया। इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। भाई आपको D ब्लॉक पढ़ाया गया है, एटॉमिक नंबर जैसे कि जो मेन सेंट्रल मेटल्स हैं, पूरी 3D सीरीज तो आपको याद ही होती है, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, जनरली यही आपसे पूछ लिए जाते हैं। और अगर जिंक नहीं है इसके अलावा, मतलब सॉरी 3D सीरीज का नहीं है, इसके अलावा कोई हैं, कुछ और होते हैं जैसे प्लैटिनम, पैलेडियम, कॉपर के नीचे सिल्वर, गोल्ड, इनके भी कॉम्प्लेक्सेस आते हैं। जिंक के नीचे कैडमियम होती, फिर मरकरी होती है, इनके भी कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं कई बार। तो इन सारे मेटल्स के एटॉमिक नंबर्स आपको याद होने चाहिए, तभी आप क्या कर पाएंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल भी मैंने आपको लिखाया नहीं है, बस समझा दिया, बता दिया। सिज्विक ने ये कहा था कि ये कॉम्प्लेक्सेस बनते इसलिए हैं
कि सो दैट क्या हो, सेंट्रल मेटल के पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हो जाएं, जो उसी पीरियड की इनर्ट गैस है उसके बराबर हो जाएं। भाई इतने ही तो इलेक्ट्रॉन हो गए, हुए क्या 26 पहले थे, 2 निकल गए, और बाद में क्या हुआ, 2 निकलने के बाद इन्होंने 12 ले लिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, तो कितने हो गए, 36 हो गए। तो कुल मिला के टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, इनर्ट गैस के बराबर। और इनर्ट गैस कैसी होती है, स्टेबल होती है, तभी ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, स्टेबल। हालांकि ये रूल बाद में फेल हो गया, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस ऐसे हैं जहां पर सेंट्रल मेटल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर निकल के नहीं आता है, और वो कॉम्प्लेक्स हाईली स्टेबल होता है। तो ये रूल था, वो बता दिया, बट ये सही नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं जहां पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सेंट्रल मेटल के एटॉमिक नंबर के बराबर नहीं आता है, बट कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, हाईली स्टेबल होता है। तो इसके बाद जो एक टॉपिक और है जहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो है एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। पूरी थ्योरी है, मेरे लिखाने से कोई फायदा नहीं है, मैं आपको लिखा भी सकता हूं। आपको ये टॉपिक खुद बुक से देख करके, एनसीईआरटी से देख करके करना चाहिए, एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। लेकिन करना जरूर इस बार, वैसे अगर 12th की बात करें तो 12th में भी पूछे जा सकते हैं यहाँ से क्वेश्चंस। अगर 2021 के लिए तो ये टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हट गया है, बट वैसे इन जनरल यहाँ से क्वेश्चंस 12th में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में ये होता है। तो इसको लिख लीजिएगा, पूरा करिएगा। बस एक टॉपिक, एक लेक्चर, फाइनली एक ही लेक्चर बचा है, और वो होगा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसी में आपको बताऊंगा। तो ठीक है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रमोट करने के लिए, थोड़ी और हिम्मत देने के लिए शेयर कीजिएगा, और वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।